हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति या आर्थिक पहलुओं का विभिन्न रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी सार्वभौमिक शिक्षा का तात्पर्य यह है कि भारत में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी प्रकार के बालकों के, सभी समाजों के, सभी परिस्थितियों के, सभी प्रकार के बालकों का नामांकन कराना, कक्षा 1 से 8 तक उसे शिक्षा के क्षेत्र में जोड़े रखना और कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को सफल बनाने संबंधी कार्यक्रम जो सार्वभौमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम कहलाता है, उसमें हम आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार उनका गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण का विकास करेंगे। समानता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वह समानता जो सामान्य रूप से सभी के लिए होती है। दूसरा समानता यह भी होती है कि जो जिस गुण योग्यता का है उसको उस स्तर से शिक्षा प्रदान कर दिया जाए, यह भी एक समानता है। जैसे अधिक मेहनत करने वाले को अधिक पैसा, कम मेहनत करने वाले को कम पैसा, यह भी एक प्रकार की क्या है, समानता है। तो आइए इसी समानता के दृष्टिकोण से हम सभी प्रकार के बालकों को सार्वभौमिक रूप से, यानी सभी प्रकार के बालकों को किस प्रकार से हम लोग शिक्षित कर सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है सभी के लिए शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत तो यह है सभी के लिए शिक्षा हो, और वह शिक्षा क्या हो, आर्थिक स्तर, यानी विभिन्न आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। समान पाठ्यक्रम, समान शिक्षा सभी क्षेत्रों में, सभी धर्मों में, सभी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, सब में समान रूप से अगर उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से उनमें गुणात्मकता में समानता, यानी उनके गुणों के विकास हेतु पर्याप्त समान रूप से अवसर मिलेंगे। तो पहला तो ये है कि वह विभिन्न आर्थिक स्तर का हो, चाहे कितना हो गरीब हो चाहे कितना हो अमीर हो, सबको समान रूप से दाखिला मिले, सबको समान पाठ्यक्रम पढ़ने को मिले, सबको समान उसकी मूल्यांकन या उसकी योग्यता, उसके डिग्री का मान हो या उसके मूल्यांकन का समान रूप से कद्र हो, ऐसी होनी चाहिए। तब जो है निश्चित रूप से हमारे सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों के प्रति समानता का व्यवहार होगा और उनमें समान गुणों का विकास होगा। दूसरा है विभिन्न स्तरों में गुणात्मक या प्रशिक्षण। इसको समझिए, जैसे बालक चाहे गरीब हो चाहे अमीर, आर्थिक दृष्टिकोण की यहाँ बात हो रही, सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण की इसका ध्यान रखिएगा। चाहे वो बालक गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय से संबंधित हो, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न आर्थिक स्तरों से संबंधित जो भी बालक हो, उसके जो बालक है उसके जो भी गुणात्मक, उसके अंदर जो भी कुछ विशेष गुण है, उन गुणों के विकास करना आवश्यक होता है। उन गुणों को विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था देना आवश्यक होता है, तब वो उसके संग समान व्यवहार माना जाएगा। और अगर गुणात्मक संग अगर वो किसी कौशल कला में प्रवीण है तो उसे प्रशिक्षण भी देना चाहिए, ताकि वह बालक जो विभिन्न स्तरों, आर्थिक स्तरों से संबंधित बालक है, वह अपने गुणों का विकास करके, अपने कौशल कला का विकास करके आर्थिक उपार्जन करते हुए भी शिक्षा ग्रहण कर सके। यानी विभिन्न स्तरों का जो बालक है उनको जो है बेसिक स्तर पर ही गुणात्मक या विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वह आर्थिक उपार्जन करते हुए अपना शिक्षा ग्रहण समान पाठ्यक्रम के अंतर्गत कर सके। कुल मिला के अगर हम बात करें गांधी जी की भाषा में, तो बेसिक स्तर पर ही सार्वभौमिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, जिसमें बालक जो गरीब तबका का है, जो दूर दराज क्षेत्र का है, वह आवश्यक कौशल कला, कताई, बुनाई, कढ़ाई जो कुछ है वह सीख सके और सीख करके समान पाठ्यक्रम आर्थिक उपार्जन करते हुए पढ़ सके। गरीबों में होता क्या है कि बच्चे भी काम करते हैं, इसलिए वो विद्यालय नहीं जा पाते। अगर विद्यालय ही उनको ऐसी कला कौशल दे या कुछ ऐसा कार्य कराए, या विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि बालक पढ़ते हुए ही विद्यालय के माध्यम से काम करे, तो वह क्या होगा, आर्थिक उपार्जन करते हुए भी आराम से समान पाठ्यक्रम विद्यालय में सभी
सभी प्रकार के छात्रों के साथ ही वो अध्ययन करने में सफल हो सकता है। तो इसीलिए विभिन्न स्तरों में गुणात्मक पहलुओं के ध्यान में रखते हुए या उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण या इत्यादि उपलब्ध करा करके उसको समान पाठ्यक्रम आर्थिक उपार्जन करते हुए अगर सिखाया पढ़ाया जाए तो वह भी क्या होगा, बालक के गुणात्मक विकास का आधार बनेगा और समान पाठ्यक्रम होने के कारण से उसके अंदर समान योग्यता क्षमता के भी विकास का आधार बनेगा। अगला है आर्थिक अनुदान एवं छात्रवृत्ति। आर्थिक अनुदान, यदि बालक बहुत गरीब है, अमीर घर के बालक की बात नहीं हो रही है, ये सार्वभौमिक शिक्षा है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चलेगा। यदि बालक पढ़ने में ठीक है, उसके पास योग्यता क्षमता है, उसके पास प्रमाण है, तो ऐसे बालकों को सरकार आर्थिक अनुदान दे, आर्थिक सहायता दे, आर्थिक क्या करे, अनुदान दे, ताकि वह भी बालक अपनी योग्यता क्षमता का विकास अन्य या अधिक आर्थिक स्तर वाले बालकों के समान ही कर सके। तो उसके संग कैसा व्यवहार का माना जाएगा, समानता का व्यवहार माना जाएगा। अनुदान अगर सरकार नहीं देती तो ऐसे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दे, ताकि वह बालक अपने गरीबी स्तर में ही सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करके, छात्रवृत्ति प्राप्त करके वो अपनी शिक्षा दीक्षा का विकास कर सके। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, छात्रवृत्ति या अनुदान के माध्यम से क्या होगा, ऐसे बालक समान पाठ्यक्रम यानी समानता का पाठ्यक्रम या समान प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने गुण और क्षमता का विकास करने में सफल हो जाएंगे। यही सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य भी है कि सब पढ़ो सब बढ़ो। तो सबको पढ़ने की, सब लोग समान आर्थिक रूप से होते नहीं, तो जब समान आर्थिक रूप से नहीं है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी जाति धर्म का हो, तो उन्हें निश्चित रूप से आर्थिक अनुदान या छात्रवृत्ति प्रदान करके उनके हम गुणों का विकास करते हुए योग्यता क्षमता या प्रशिक्षण के लिए समानता के गुणों का विकास कर सकते हैं। तो यह भी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है शिक्षा व्यवस्था। जैसे ऐसे बालक हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था भी सरकार करे। जैसे 1 से 8 तक कापी किताब, बैग मिलता है, वस्त्र कपड़ा मिलता है, मिड डे मील मिलता है। तो ये सब क्या है, शिक्षा व्यवस्था है। अगर बालक एकदम जो है कुछ भी नहीं आगे अगर नहीं पढ़ सकता है तो कम से कम बेसिक कक्षा 1 से 8 तक सरकार ही पूरी शिक्षा व्यवस्था दे, जिसमें पुस्तक, मिड डे मील, भोजन और कापी किताब ये सब व्यवस्था करे। अब यहाँ स्थिति है कि सरकार जब टीचर ही नहीं नियुक्त करेगी, टीचर ही पर्याप्त नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से लोग फीस मनमाना वसूलेंगे और गरीब के बच्चे फिर पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, शिक्षक पर्याप्त होना चाहिए, बिल्डिंग पर्याप्त होना चाहिए और जो है उनका वर्तमान आवश्यकता और चुनौतियों के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ऐसी जब व्यवस्था सरकार देगी तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के बालकों के हम गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण संबंधी पाठ्यक्रम, व्यवहार, क्रियाकलाप, प्रशिक्षण, गुण इत्यादि का विकास करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं रही, जैसे कोई गाड़ी कितनी ही महंगी क्यों न हो, अगर उसमें उसका टायर पंचर है तो आप नहीं चला सकते। उसी तरह से कोई भी विद्यालय आप खोल लीजिए, जब तक उसमें पर्याप्त टीचर नहीं रहेंगे ना, तब तक उस विद्यालय की हालत पंचर ही हो जाएगी, अर्थात विद्यालय का क्रेज या विद्यालय की व्यवस्था चरमराती चली जाएगी। तो कुल मिला के हम ये बात कहें, शिक्षा व्यवस्था अगर सरकार पर्याप्त देती है, शिक्षक के दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से, व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर सरकार पर्याप्त रूप से देती है या इस तरफ अपने कदम को बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से सभी आर्थिक स्तरों के बालकों का हम गुणात्मक विकास यानी उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार उसे सिखा पढ़ा सकते हैं। साथ ही समान पाठ्यक्रम के द्वारा समाज के प्रति समानता का दृष्टिकोण, समान सद्भावना, समान व्यवहार, सामाजिकता इत्यादि के गुणों का विकास करने में हम सफल हो सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार से क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से गुणात्मक और समानता के विकास करते हुए सार्वभौमिक शिक्षा का आगे बढ़ाने से ही संबंधित है। अगला है विशिष्टता युक्त शिक्षा व्यवस्था। अब क्या है, जैसे विशिष्टता युक्त शिक्षा व्यवस्था, निश्चित रूप से सभी बालक समान पाठ्यक्रम जरूर पढ़ लेते हैं एक ही विद्यालय में, लेकिन हर बालक के अंदर कुछ न कुछ विशिष्टता होती है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि सरकार को जैसे सामान्य कोर्स के संग डिप्लोमा कोर्स या अतिरिक्त कोर्स या अतिरिक्त शिक्षण, प्रशिक्षण, खेल कूद इत्यादि प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन करना चाहिए, जिसको सामान्य रूप से पाठ्य सहगामी क्रिया कहा जाता है। जैसे खेल कूद, नाटक जो है, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। तो अतिरिक्त सी विशिष्टता यानी विशिष्टता युक्त शिक्षा व्यवस्था में कुछ विशिष्टता युक्त
व्यवस्था या विशिष्टता युक्त विषय, कौशल कला, प्रशिक्षण, नाटक, अनेक प्रकार से प्रोजेक्ट संबंधी कार्य आते हैं। तो उस विशिष्टता शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशिष्टता लिए हुए अगर सरकार व्यवस्था देती है, विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए सरकार व्यवस्था देती है, तो ऐसे बालकों को जो विशेष प्रकार के हैं उनके संग एक प्रकार से उनके गुणात्मक विकास का आधार बनेगा, और दूसरी तरफ उनके व्यक्तित्व के संग उनकी इच्छा और विकास के संग समानता का व्यवहार होगा। जैसे खेल सब लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सब लोग खेलते नहीं। उसी तरह से मानता हूँ कि ये विशिष्टता की जो व्यवस्था होगी सब विद्यार्थी इसके अनुसार नहीं होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी इसके अनुसार होंगे निश्चित रूप से उसके हम व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो विशिष्टता में भी समानता, विशिष्टता में भी गुणात्मकता, समान शिक्षा में भी गुणात्मकता, समान शिक्षा में भी समानता को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न रूपों में, विभिन्न शिक्षण गतिविधियों में सहायता प्रदान करते हुए बालकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो कुल मिला के हम आगे कहें, विशिष्टता यानी सामान्य शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेष कार्यक्रम, कुछ विशेष शिक्षा के अतिरिक्त कार्यक्रमों का अगर आयोजन किया जाता है तो निश्चित रूप से बालक के अंदर जो विशेष गुण हैं उसके संग हम उपयुक्त व्यवहार या समानता का व्यवहार करते हुए उसके गुणों का विकास कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण से सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से किन किन गतिविधियों का पालन करना चाहिए, किन किन प्रक्रियाओं का हमें पालन करना चाहिए, किन किन स्वरूपों को ध्यान में रख कर के शिक्षा व्यवस्था को सार्वभौमिक बनाना चाहिए, इस बात को आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।